विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल स्वागत है। मैं से सर सीटेट जुलाई में आपको मैथ सेक्शन लेकर आपके बीच में आए हैं। इस वीडियो में आपको मैथ सेक्शन के द्वारा जो 15 नंबर का जो मैथ सेक्शन पूछता है उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। तो चलिए हम लोग इस मैथ सेक्शन जो पीआरटी के जो एग्जाम होता है, जो 1 to 5 के पेपर जो होता है सीटेट में, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पेपर में आता है आपको मैथ शिक्षण। पेडागोजी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम मैथ शिक्षण का धुआंधार आपके बीच में पहला लेक्चर आपके लिए बीच में लेकर आए हैं। इसमें से निश्चित आपको 2 नंबर निश्चित है आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग तुरंत शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सक्सेस पॉइंट चैनल को, और अधिक से अधिक भाई और मित्रों के बीच में शेयर कर दे। आपके ये सक्सेस पॉइंट आपके इतना प्यार मिला कि समझिए कि आप सभी विद्यार्थियों का कि आज इसके आप लोग के जोश और जुनून के साथ हमने फिर एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में मैथ शिक्षण के आपके साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए मैथ शिक्षण में आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले है गणित। देखिए गणित क्या होता है, ध्यान दीजिए। गणित एक क्या है, ध्यान देंगे। गणित को सबसे पहले क्यों कहा जाता है? गणित एक हमारी ये तर्क यानी एक तर्क का चीज है। सब जानते हैं गणित हमारी एक तर्क है। तर्क के द्वारा हम इसको सीखा जाता है कि गणित हमारी तर्क और तार्किक का चीज है ना। गणित में तर्क और तार्किक का दोनों विषय होता है, क्योंकि गणित जो है हमारे कई स्वरूप में आदान प्रदान की जाती है। क्योंकि गणित गणनाओं का विषय होता है, यानी गुणात्मक भी कह सकते हैं या इसी को हम लोग कह सकते हैं गणित गणनाओं का विषय होता है। गणनाओं का विषय होता है, गणित गणनाओं का विषय होता है। गणित एक तार्किक चिंतन होता है जो तर्क वितर्क लगाए जाते हैं। गणित में जैसे किसी बच्चों को काउंटिंग सिखाते, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से अगर काउंटिंग सिखाते हैं, ये काउंटिंग है, यानी बच्चों में काउंटिंग करना यानी गणना करना गणनाओं का विषय हो जाती है। तो इस सभी बिंदुओं को देखना है। गणित एक काउंटिंग हो जाती है, जो काउंटिंग करना लगातार निरंतर आपको गणित को गणना है। गणित एक ऐसी प्रणाली है कि हर व्यक्ति सीख सकता है और व्यवहारिक रूप से सिखाई जाती है, क्योंकि गणित को हम लोग अपने व्यवहारिक रूप में सिखाया जाता है। गणित में कई स्वरूप होते हैं जो हम इसको कई शब्दों में इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। जब एक बालक को जब गणित सिखाई जाती है तो उसे अपने व्यवहारिक तौर पे जो व्यवहारिक रूप में सिखाई जाती है, व्यवहारिक रूप में गणित को सिखाया जाता है। तो गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम एक दूसरे बालकों में सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिसे तर्क लगाना, तार्किक चिंतन लगाना, जो तर्क वितर्क की बात है, जिसमें हम कह सकते हैं कि गणित जो है एक है अमूर्त प्रणाली है। सभी को जानते हैं गणित एक अमूर्त प्रणाली है जिसको हम लोग अपने द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। गणित एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे बालकों को व्यतीत किया जाता है, उसे पहचाना जाता है। गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के द्वारा हम जीवन पर्यंत इसको सीख सकते हैं। तो गणित आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो गणित को हम अमूर्त कर सकते हैं, यानी कल्पना, गणित को हम लोग कल्पना करते हैं, इसे कल्पना के द्वारा सीखी जाती है। हम इसे कल्पना व्यक्त कर सकते हैं, इसे अपने आप में सुचारू रूप से व्यक्त कर सकते हैं। सोचने की चिंतन होती है और कहीं न कहीं इसे सार्थक रूप से आपको रहता है। गणित एक पैटर्न होती है। पैटर्न, अगर किसी बच्चों को अगर पैटर्न की बात किया जाए तो पैटर्न के द्वारा सीख जाते हैं। तो गणित एक अपने प्रणाली के द्वारा, अपने गणनाओं की प्रणाली, जिसमें मापन प्रणाली कहिए, इसे मापन प्रणाली, दशमलव प्रणाली, जिसमें दशमलव संख्या, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, डोकोमीटर, जितने भी हमारे होते हैं या यह मापन प्रणाली के अंतर्गत में जो सभी आ जाते हैं। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, जितने मीटर होते हैं सब जो गणितीय प्रणाली के अंतर्गत, जो मापन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इसे गणित जो है एक तर्क वितर्क लगाने की एक क्षमता मानी जाती है और बच्चों में अपने मौखिक रूप से बोलकर उसे स्पष्टीकरण की जाती है। तो हमें चलिए अगली बातों को ध्यान रखें। अब देखिए गणित में सबसे पहले हमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इस गणित की बातों को ध्यान रखते हुए अब देखिए गणित की भाषा, देखिए गणित की परिभाषा, देखिए गणित जो है कहा जाए तो गणित गणनाओं का विषय है। आपने समझे कि गणित गणनाओं का विषय है। सभी जानते हैं गणनाओं का विषय है। क्यों कहा गया कि गणनाओं का विषय? इसलिए कहा जाए कि गणित को हम लोग अपने तर्क या तार्किक रूप से
सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की क्षमता, सोचने की जो क्षमता होता है वही एक तार्किक रूप है, जिसको हम लोग अपने गणनाओं का विषय कहते हैं। काउंटिंग करना, काउंट करके उस अपने आप में प्रतिवेदन किया जाता है, जिससे बालकों की एक पहचान बन जाती है। इसीलिए कहते हैं गणित जो है एक अमूर्त चीज होता है, क्योंकि हम गणित को कल्पना करते हैं। हम गणित को क्या करेंगे, उसे कल्पना व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं गणित एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम एक दूसरे में आदान प्रदान करना, अपने आप को जिक्र करना, व्यतीत करना, बच्चों को आदान प्रदान, जिससे बालकों की एक पहचान बन जाती है। गणित को कई पैटर्न के द्वारा समझाया जाता है, बच्चों को पैटर्न के द्वारा समझाया जाता है, समझाया जाता है, पैटर्न के द्वारा समझाया जाता है। याद रखना है, गणित को पैटर्न के द्वारा समझाया जाता है, जिससे उन बालकों के अपने छवि को, अपने आप की गुणवत्ता को पहचाना जाता है, जिससे व्यतीत रूप से अपने क्रिया को समझ सकता है। गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम प्राथमिक स्तर में, और कहा जाए गणित अगर बच्चों को प्राथमिक स्तर में अगर पढ़ाते हैं तो हमको याद रखना है कि गणित अगर प्राथमिक स्तर में अगर पढ़ाएंगे, प्राथमिक स्तर में अगर गणित को पढ़ाते हैं तो वहां पर बालकों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाई जाती है, गणितीय क्रिया ये पढ़ाई जाती है। और कहा जाए कि गणित में संक्रिया कितना होती है, अगर गणित की संक्रिया अगर पूछा जाए, संक्रिया, तो गणित की संक्रिया आपको, गणित की संक्रिया अगर पूछा जाए तो गणित की संक्रिया आपको होता है जोड़ घटाओ, याद रखना है, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये हमारी संक्रिया होता है। याद रखना है, अगर संक्रिया की बात पूछा जाए तो संक्रिया आपको कितने होते हैं, ये संक्रिया आपको 4 होता है, संक्रिया 4 होता है। और पूछ दिया जाए कि गणित में, गणित की भाषा अगर पूछ दिया जाए, गणित की भाषा जो होते हैं, देखिए पद होता है, प्रत्यय होता है, सूत्र होता है, सिद्धांत और संकेत, ये सभी शब्दों के ध्यान दिया जाता है। तो जो जितने भी शब्द होता है, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, ये 5 भाषाओं के द्वारा हम गणित को अवलोकन करते हैं। गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने आप में जिक्र कर सकते हैं उसे। देखिए अब कहा जाए कि पद की बात क्या होता है, अब समझ जाए कि पद की बात क्या होता है। अब देखिए पद की अगर बात कहा जाए तो पद में सबसे पहले आपको ध्यान रखिए पद का बात क्या होता है। देखिए पद माने होता है किसी चीज को समझना, यानी टर्म होना चाहिए, कोई भी टर्म होना चाहिए, कोई भी टर्म, यानी उसे स्टार्टिंग, जैसे हम सवाल गणित बात लिखते माना कि x है, तो x क्या हो गया, एक टर्म हो गया। जैसे आपको प्रत्यय माने हो गया, प्रत्यय माने होता है समझना, प्रत्यय का होता है समझना, प्रत्यय समझना यानी कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा तब आप नहीं बना सकते हैं। जैसे कोई सूत्र की बात है, अगर हम कंसेप्ट को समझ गए तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम सूत्र को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद सिद्धांत की बात होती है तो हमने सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। जो सिद्धांत की बात होती है तो उस सिद्धांत में कहा जाए कि हमको साबित करना, यानी साबित है, उसे साबित करना, याद रखना, उसे साबित करना, उसे साबित करना, ये बात आ जाती है, साबित करने की बात है। इसके बाद संकेत की बात आ जाती है, तो संकेत माने हो गया कि चिन्ह, किसी भी चिन्ह को पहचानना, जैसे कोष्ठ को पहचानना या जोड़ को पहचानना, घटाव को पहचानना, भाग का, गुना का, ये सभी संकेत को पहचानना, उसे संकेत के स्वरूप, ये सभी हमारे ये प्रत्यय के संकेत में आते हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सभी हमारे प्रत्यय आते हैं। तो हमें सभी सब समझिए कि भाषा क्या होती है, तो आप सभी विद्यार्थी इन चीज को समझ गए होंगे। देखिए तो हमें इसी साथ में जैसे आप पढ़िए, इस सारा पॉइंट को पढ़ना है तो ध्यान रखना है। जैसे गणित की प्रकृति क्या है, संकल्पना मानचित्र क्या है, गणित की तर्कपूर्ण सोच क्या होती है, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण क्या होती है, पुनः समीकरण क्या होता है, प्रतिकारी क्या होता है, वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। चलिए सभी को हम लोग एक एक करके आपके बीच में लेके आ रहे हैं। देखिए पहली भाषा जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहली बात की चर्चा किया गया था तो उनकी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे पहली बातों को ध्यान रखना है। देखिए गणित भाषा में लॉक के अनुसार, एक लॉक ने कहा गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क से तर्क करने की आदत विकास होता है।
देखिए, गणित के द्वारा हम जैसे कोई तर्क की बात होती है, जैसे तर्क करना या तार्किक चिंतन करना या मन मस्तिष्क में कोई चिंतन की अगर बात हो जाती है या अपने प्रेरणा की अगर बात हो जाती है, तो उन सभी छवि को पहचानने के लिए, अपने गुणों को पहचानने के लिए, अपने संक्रियाओं को पहचानने के लिए, अपने संकेत को पहचानने के लिए हमें गणित की मन और मस्तिष्क के द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान की जाती है, जिसे हम गणित की भाषाएं कहते हैं। अब देखिए, अगला का मार्शल ऑर्ट के अनुसार का गणित एक ऐसी अमूर्त अवस्था है। अमूर्त माने होता है कल्पना करना, कल्पना करना, याद रखना है। अमूर्त का होता है कल्पना करना, और अमूर्त माने होता है दिखाई नहीं देना। अमूर्त माने होता है दिखाई नहीं देना, नहीं देना। व्यवस्था अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। याद रखना, तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं गणितीय। जिस गणितों को हम क्या कर सकते हैं, जो गणित एक अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, गणित अमूर्त से मूर्त की ओर, गणित अमूर्त से मूर्त की ओर होगा, गणित अमूर्त से मूर्त की ओर होगा। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कि जब भी पेपर में आए, याद रखना, पहले बच्चों को कल्पना की जाती है, तो चिंतन को अपने ब्रेन में वो चीज को, अपने दिमाग में वो चीज को मन संतुलन किया जाएगा और अपने ऐड किया जाएगा कि अगर इसमें चित्र मानसिक रूप से इसमें छप जाता है, और छपने के बाद और इसमें आपको तुरंत ही दिखाने लगता है, ये कल्पना ये सामने स्पष्ट होने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं गणित कहते हैं। गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आप कभी भुला नहीं जा सकता है। दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, भूल जाइएगा, लेकिन गणित एक ऐसी प्रणाली है या भूल नहीं सकते हैं, भुलाने के बाद भी आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए गणित एक सार्थक है, धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन इसको भुला नहीं सकते हैं, जीवन भर आपको याद रहेगा। अब देखिए, गणित में कहा गया गणित की प्रकृति क्या होती है। गणित की प्रकृति में चलिए देखिए, गणित नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे आपको कहा, गणित की ज्ञान आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया है। अगर कोई बालक अगर कोई पैटर्न को देख लिया, कोई वस्तु को देख लिया, कोई वस्तु को अगर देख लिया, तो उस वस्तु को देख लिया कि उस वस्तु कैसा है। और वस्तु अगर रेड है तो कहेंगे नहीं, रेड वाला ही चाहिए, दूसरा वस्तु नहीं। जैसे बच्चे अपने प्रकार को, आकृति को देखते हैं, उसे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस छवि को पहचान जाते हैं। उस छवि को पहचानने के साथ अपने इंद्रियों की बात को करते हैं। इसीलिए कहा जाए बालक है अपने आकृतियों को समझ जाते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, परिवर्तित किया जाना चाहिए, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। अगर हम अमूर्त यानी कोई भी चीज को अपने जब मानसिक रूप में छपी हुई को स्पष्ट रूप से अगर यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 35 है और 35 को अगर हमने कोई को संख्या के रूप में स्पष्ट करके दिखा दिए, तो समझ जाइए कि अमूर्त को कंसेप्ट के तौर पे हम उसको मूर्त रूप में लाने का व्याख्या करते हैं, बच्चों के सामने स्पष्ट करने की वर्णन करते हैं, उसको हम लोग गणित की स्वरूप कहा जाता है। गणित की परिभाषा आपको बताएं कि गणित की भाषाएं होते हैं, जो पद होते हैं, जो पद होना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म क्या होगा, प्रत्यय मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या होगा, सूत्र क्या होगा, सिद्धांत कहिए, संकेत। तो गणित के जो भाषाएं होते हैं, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, यह सभी हो जाती है। अब देखिए यहां पे अगला पॉइंट है, सभी पे ध्यान दें। गणित में सब कुछ है तर्कपूर्ण है या तार्किक विचारों पर का विज्ञान है। गणित एक तार्किक रूप से है, गणित को हम लोग सार्थक रूप से सीख सकते हैं। गणित तर्क वितर्क है, तार्किक करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान, क्योंकि गणित का दूसरा नाम है विज्ञान। गणित को हम दूसरे भाषा यानी विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। कई भाषाओं के साथ में, दूसरे विषयों के साथ में गणित को हम आदान प्रदान कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो गणित ज्ञानेंद्रियों का विषय होती है, गणित को कई विषयों के साथ में साझा कर सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये बात कहा जाता है। देखिए, गणित में अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, जो हमारी आदत होना चाहिए, जो तर्क वितर्क होना चाहिए, अपनी छवि को पहचाना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को पहचाना चाहिए, जिसे तर्क वितर्क करने की एक आदत होना चाहिए। अब कहा गया गणित के नियम सिद्धांत सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय स्थान पर की जा सकती है। अगर बालकों को इस प्रकार की अगर छवि होती है, पहचान होती है, तो वह कई अपने सूत्र, सिद्धांत और कई संकेत के द्वारा उस बालकों की पहचान बना दी जाती है।
गणित के ज्ञान क्रमबद्ध यथार्थ अधिक स्पष्ट होना चाहिए। गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आप स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं, उसमें आपको त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। अगर गणित अगर त्रुटिपूर्ण होगा तो वह स्पष्ट रूप से कभी नहीं हो सकता। गणित एक ऐसा विषय है जो आप स्पष्ट रूप से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, न कि उसे छोड़ सकते हैं, जिससे उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। जिसको हम एक बार अगर ग्रहण कर लें उसे भुलाया नहीं जा सकता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता है। गणित से बच्चों में तर्क करने, गणित में तर्क करने की और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास भी होने लगती है। अब देखिए, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। तो गणित जो है विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। विज्ञान का केंद्र ही गणित है और गणित का केंद्र ही विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एक ही ऐसी शब्द है और मैथमेटिक्स है, जिनके साथ बच्चों को जोड़कर उसे समझाया जाता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है आप लोग के बीच में है, ध्यान देंगे, सभी छात्र ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में भी आएगा। कंसेप्ट ऑफ मैपिंग, संकल्पना मानचित्र। गणित एक ऐसी प्रणाली है जो संकल्पना मानचित्र के द्वारा हम बालकों को अपने गणित को स्वरूप को आदान प्रदान करते हैं। जैसे जैसे बालकों की छवि को पहचाना जाएगा, उनके स्वरूप को अपने अंदाजों में, अरे गणित एक ऐसी चीज है जो अपने संकल्प अपने ब्रेन में छप जाएगा, इस दिमाग में छप जाएगा, इस खोपड़ी में छप जाएगा, तो वह समझिए आपकी गणित का स्वरूप है। गणित एक ऐसी है जो संकल्पना मानचित्र के द्वारा अपने पैटर्न के द्वारा इस छप जाएंगे, इसमें छप जाएगा आपको। इसीलिए कहा जाए गणित एक अवधारणा जिसको हम समझ सकते हैं, समझने के बाद मानचित्र जानकारी को व्यवस्थित करने और ज्ञात गणितीय अवधारणा और प्रक्रियाओं के बीच, दोनों विषयों के भीतर और बीच लिंक रिकॉर्ड करने की एक दृश्य होता है। दृश्य कर देखकर, जो हम लोग देखकर उसको स्पष्टीकरण कर सकते हैं, देखकर अपने आप को स्पष्टीकरण करेंगे, वही हमारी एक गणित का एक मुख्य स्वरूप हो जाता है, जो हम देखकर अपने छवि को पहचान सकते हैं। तो गणित का देखिए कंसेप्ट मैपिंग का मतलब, अगर जब तक बच्चों के गणित की अवधारणा यानी समझ जब तक नहीं आएंगे, तब तक आप उस चीज को अपने मानचित्र को कैसे छपाएंगे। तो यही बात क्या है कि गणित एक है समझने की क्रियाएं होती है जो आप समझ के उसे बना सकते हैं। देखिए, अगला इसकी विशेषताएं क्या है, ध्यान दीजिए, इसका विशेषता क्या है। गणित विशेषता, संकल्पना मानचित्र शिक्षक और बच्चों दोनों के द्वारा कराई जाती है। अगर देखिए, इसमें संकल्पना मानचित्र में शिक्षक और बच्चों दोनों द्वारा सिखाई जाती है। अगर बच्चों शिक्षक दोनों के द्वारा अगर संकल्प, अगर वह चित्र दिमाग में, चित्र विद्यार्थियों को भी समझ जाते हैं और शिक्षक दोनों को समझ जाते हैं। जो हमारी एक मानसिक पैटर्न होती है, अगर देखिए हम 1 गुने 1 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए अगर 1 गुने 1 2 1 लिख देंगे, जस्ट उल्टा के फिर अगर पूछ दिया 1 गुने 1 3 को लिखा है, इसको कैसे 1 2 3, इसको हटा के छोड़ दीजिए और 2 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 1 2 3 है, 4 है, फिर इस प्रकार के है, अगर 4 को है, अब संख्या, यही पैटर्न है और ये पैटर्न के द्वारा आपके मानसिक में छपना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 3 2 1, इस प्रकार से हमारी पैटर्न होती है, जिससे हम इस चीज को अपने छवि को पहचान सकते हैं, अपने क्रिया के द्वारा उस बच्चों को सिखा सकते हैं। अब देखिए, समझ जाए, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संकल्पना मानचित्र प्रकृति पदानुक्रमिक होना चाहिए। जो प्राकृतिक रूप में गणित जो ऐसा है जिनकी छपी हुई है, गणित सबके लिए बराबर है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सबके लिए गणित है, निश्चित है, वो सीखता है, वो कल्पना स्वरूप होना चाहिए। एक गणित हमारी पदानुक्रमिक होता है, जो हम संचय रूप से करते हैं, बार बार करते हैं, वो गणित को सिखाया जाता है। बार बार सिखाने का एक प्रयत्न होता है, आप सीख जाइएगा निश्चित रूप से। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़कर, क्योंकि पहले की जो ज्ञान होगा बालकों में, उन्हीं के साथ में उन्हें जोड़कर सिखाई जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं गणित का स्वरूप। देखिए, संकल्पना मानचित्र, जो मानचित्र के द्वारा बालकों में संकल्पना मानचित्र होना चाहिए, जो शिक्षण के रूप में होना चाहिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं हम लोग गणितीय स्वरूप है। देखिए, अगली पॉइंट का संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधी अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत होना चाहिए। जिस बालकों में अपने प्रस्तुत का गुण होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, उस छवि को पहचाना जाएगा, तब जाके बालक की एक पहचान होगी कि हमारी गुणवत्ता हमारी बेहतर होना चाहिए, जिससे बालकों को एक पहचान होगा। अब पहचान भी होना चाहिए,
पहचान के द्वारा सीखा जाएगा कि जैसे बच्चों को सीखने की गुणवत्ता क्या होगा, संकल्पना के साथ, मानचित्र के साथ और अवधारणा। जिस बालकों को जब तक गणित एक ऐसी क्रिया है जब तक समझ न आएंगे तब तक छोड़ना भी नहीं है गणित को, चाहे कोई भी विषय हो, लेकिन आपको समझ के ही पढ़ना है। अब देखिए अगली पॉइंट है गणित तर्क पूर्ण सोच, लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है। देखिए लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है, जिसमें तर्कपूर्ण सोच होना चाहिए, तर्कपूर्ण सोच लगा सकते हैं, जिसमें तर्कपूर्ण सोच लगा सकते हैं। गणित शिक्षण तर्क पर आधारित होती है। सभी लोग जानते हैं कि गणित एक तर्कपूर्ण आधारित होता है, जिसको हम लोग तर्क पर आधारित गणित होती है और कहा जाए जिसकी हम कई प्रकार की आधार शक्ति देते हैं। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो गणित एक ऐसी है जिसके द्वारा अपने मानसिक शक्तियों को, अपने छवि को पहचाना जाता है। तो गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो गणित अपने शासन प्रणाली के द्वारा, गणित कहा गया कि एक हमारी प्रणाली है जिसके द्वारा सीखा जाता है। जैसे देखिए गणित हमारी एक साधन है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होता है, यानी सभी तरह से हम दे सकते हैं, सभी तरह का विकास गणित में हो सकता है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों में अध्ययन में सहायक होता है। गणित का जो विज्ञान होता है, जैसे विज्ञान के साथ में कई विषयों के साथ हम इसको अवलोकन भी करते हैं। आपको देखिए अगला पॉइंट है गणित में सार्थक माने धीरे धीरे, सार्थक अर्थ होता है धीरे धीरे, सार्थक से धीरे धीरे। अमूर्त माने कल्पना कर, संगत माने आसान भाषाओं द्वारा संरचनाओं को जोड़कर अध्ययन किया जाता है। गणित एक हमारी ऐसी क्रिया है जिसके अगर हम जोड़कर अपने आप को संकल्पना, अपने कल्पना रूप में, व्यक्त रूप में अमूर्त संक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। चलिए इतनी बात आप समझ गए। अब अगली पॉइंट चलिए ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है आपको डायरेक्ट मॉडलिंग। देखिए अगर प्रत्यक्ष रूप प्रतिरूपण क्या, अगर कोई चीज का अगर मॉडलिंग किया जाए या अगर कोई मॉडलिंग की बात होती है, प्रतिरूप होता है, पैटर्न होता है, तो अगर क्या प्रत्यक्ष मॉडलिंग तब होती है जब ठीक से दिखाते हैं कि समस्या में क्या हो रहा है, जोड़ तोड़ या चित्रों का उपयोग करके हल करने के लिए। जैसे कोई चित्र, जैसे बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे कई प्रकार की शब्द, कई प्रकार के अक्षर दे दिए। अब इसमें देखकर बच्चे चित्र को देखकर इंगित करेंगे कि इसमें कितने संख्या है, दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा जाएगा कि संख्या कितना है। इस प्रकार से उसे देख करके स्पष्टीकरण कर लेना या उसे जोड़ तोड़ करके अपनी समस्या को पहचान लेना या जोड़ तोड़ के या चित्रों के द्वारा उपयोग करके हल करने की अगर क्रिया हो जाती है तो उसे हम लोग डायरेक्ट मॉडलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम प्रत्यक्ष प्रतिरूपण के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम इस बार भी पूछा गया क्वेश्चन था, इस पर आप सभी विद्यार्थी इनको अच्छा से पढ़िए। ये सब एकदम सीटेट में इस बार भी क्वेश्चन आ चुका था। ये सीटेट है, आपको याद रखना। सीटेट जनवरी में भी क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, तो याद रखना सभी विद्यार्थी। फिर इस बार आने वाली क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन मिलाकर बहुत क्वेश्चन आपको आता है। देखिए पुनर्समूहीकरण, रीग्रुपिंग का अर्थ होता है संख्या के स्थानीय मान के आधार पर, संख्या के स्थानीय मान के आधार पर समूहों में पुनर्समीकरण करना ताकि संचालन को आसान बनाया जा सकता है। देखिए किसी भी संख्या में अगर हम संख्या में कोई गुना लिखा रहे तो इस प्रकार की संख्या लिखे, यहाँ पर 1025 है, तो उन बालकों में न तो संख्या की जानकारी है, न की संख्या की, न की स्थानीय मान की, न की स्थानीय मान की, न की स्थानीय मान की जानकारी है, न की संख्या की, न की स्थानीय मान की जानकारी। अगर इस प्रकार की अगर क्वेश्चन, चाहे वो जोड़ में दिया जाए या वो घटाव में दिया जाए, अगर इस प्रकार की अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप समझ जाए तो उसे क्या है, तो पुनर्समूहीकरण। इसे इस शब्द में अगर आ जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं पुनर्समूहीकरण। याद रखना, उसे पुनर्समूहीकरण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसे हम लोग पुनर्समूहीकरण कहा जाता है। जब इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना, इस सभी संख्या को किसी भी संख्या में अगर घटाकर या बढ़ाकर अगर संख्या दिया रहे कोई भी संख्या, तो उसे हम लोग कहते हैं पुनः समीकरण। जहां पे संख्याओं का स्थानीय मान के रूप आधार में व्यक्त की जाती है, संचालन किया था, बार बार अगर दोहराने की अगर क्रिया हो जाती है तो उस संख्या को रीग्रुपिंग या पुनः समीकरण कहते हैं। सीटेट के रामबाण पॉइंट है, निश्चित है आपको एग्जाम में आता ही। अगर इस टाइप के अगर देख लिए तो सीधा डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं आप, सीधे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है आपको प्रतिकारी। देखिए प्रतिकारी क्या होता है, जिस संख्या में कोई समीकरण बना दे। देखिए प्रतिकारी क्या होता है समझ जाइए। देखिए अगर आपको यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहे हैं तो हम आपको लिखकर समझा देते हैं।
देखिए प्रतिकारी बहुअंकीय जोड़ के लिए एक मानसिक गणित रणनीति है जिसमें समीकरण को हल करने में आसान बनाने के लिए किसी एक जोड़े को समायोजित करना। अगर किसी भी संख्या में, अगर देखिए जैसे यहाँ पे संख्या लिखा रहेगा, कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या में अगर पैटर्न जैसे 38 प्लस 25 है, संख्या में जोड़कर यहाँ बराबर लिख दिया 8 5 13 3 2 5 1 6, यानी अगर 63 हो गया, इस संख्या में दो जोड़ने पर क्या बन जाएगा, दो जोड़ने पर क्या बन जाएगा, तो 65 बन जाएंगे। संख्या को जोड़ना, संख्या को घटाना, अगर जिस बहुअंकीय जोड़ में एक से अधिक संख्या को जोड़ना घटाना, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिकारी कहलाता है। अगर जिस संख्या में अगर जोड़ की बात किया जाए, जिस संख्या में देखिए कहा गया कि प्रतिकारी बहुअंकीय जोड़ के लिए मानसिक गणितीय रणनीति है, जिसमें समीकरण को हल करने में आसान बनाने के लिए वह किसी एक जोड़ को समायोजित करना होता है। जैसे यहाँ पे संख्या लिखा रहेगा, जैसे कोई संख्या है यहाँ पे 67 है, यहाँ पर लिखा हुआ कोई संख्या लिखा हुआ 7 2 9 6 3 99 है, संख्या इसमें क्या घटाया जाए कि यह 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस संख्या में कितना का यानी 9 का अंतर है। संख्या में घटाव या बढ़ाव की अगर संख्या अगर हो जाती है तो उस संख्या को हम लोग प्रतिकारी कहा जाता है। अब समझ गए होंगे, सभी छात्र इसको समझ गए होंगे। देखिए अगली पॉइंट है आपको वैदिक गणित, ध्यान रखेंगे वैदिक गणित क्या होती है। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखिए वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। वैदिक गणित गणना की ऐसी पद्धति है जिसमें जटिल अंकगणितीय जो अंकगणित गणनाओं अत्यंत ही सरल और सहज होता है। सहज माने क्या, जोड़कर, सहज का अर्थ होता है जोड़कर, सहज का अर्थ है जोड़ना, जिसमें हम लोग आसान जो गणनाओं का विषय होता है, याद रखना है गणनाओं का विषय होता है, गणनाओं का विषय होता है, गणनाओं का विषय होता है। ये चीज को ध्यान रखना, गणनाओं का विषय होता है जिसको आसान तरीका से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 24 गुने 11 या उसे 65 गुने 65, इस प्रकार की अगर छवि रहता है तो उसे हम लोग वीडियो क्या कहते हैं, उसे मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित कहा जाता है। तो चलिए हमने इस वीडियो में हमने लेक्चर पूरे आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए। अब इसी आधार पर हम 2-4 क्वेश्चन आपके बीच में लाए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाएं कि आपने इसमें कितना समझे। क्वेश्चन लगाइए, क्या आप सही लगा पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को भी कुछ आपके बीच में लाए हैं। देखिए पहली क्वेश्चन है आपके बीच में, ध्यान दीजिए सभी छात्र ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है आपको, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुना करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न आते हैं। वह इसको ये समझने आ रहा है कि अगर पहले जोड़ करें कि पहले घटाव करें कि पहले गुना करें कि भाग करें। अगर उनको संक्रिया यानी संख्या के साथ, या तो संख्या के साथ संक्रिया नहीं समझ में आ रहा है, दो ही बात हो रहा है, ये दोनों बात उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अगर संक्रिया की बात अगर समझ में आ जाती तो आप देखिए इसी पर आपको ध्यान देना है। क्या कि राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, तो बाधा कोई बात ही नहीं है। अगर बाधा जो भी डाला है तो रुकावट की बात हो रही है, तो कोई रुकावट की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब दिख रहा है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, भाषा की बात कोई नहीं है। राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है, संख्या संक्रिया को नहीं समझता। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा आपको। चलिए आप सभी विद्यार्थी इनको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे आपके बीच में है, ध्यान दीजिए। अभी जस्ट हमने आपके बीच में ये चीज पॉइंट लाए थे।
देखिए अब क्वेश्चन है आपके बीच में, जब एक मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है, जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया, तो उसने प्रतिकारिक रूप में कहा कि 38 + 40 के नजदीक है। यदि 27 + 67 है तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। तो आपको बताया जो घटाने बढ़ाने की क्रिया होगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया, प्रतिकारी। हाँ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रतिकारी कहते हैं। अगर पूछा जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिकारी कहते हैं। तो सही आंसर कौन लगा देंगे? आपको सी नंबर हो जाएगा। इधर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सभी को ध्यान देंगे कि अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या करना? अधिकतर सूत्रों को याद करना, याद करने वाली बात नहीं होगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी गलत हो जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उनमें संबंध बनाना चाहिए। सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना, यानी हर चीज को लागू करने की क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? तो अगर गणित एक है, सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना, वही एक सटीक पॉइंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके जो विकास संवर्धन में होता है? तो आपको गणित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं। विद्यार्थी में गणित में समस्या समाधान कौशल है। गणित विद्यार्थी गणित में एकाग्रता है। गणित में गणना के कौशल तथा गति है। विद्यार्थियों की गणित में परिपक्व है। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे? गणित में गणनाओं के कौशल का तथा गति है। तो हमने इस चैप्टर में आपको, पहली चैप्टर में आपको हमने बता दिए कि गणित की प्रकृति क्या है और जो मेन पॉइंट है आपकी लेक्चर, पहली लेक्चर हो गई, पहली क्वेश्चन भी हो गई। एक आवश्यक नोटिस आपके बीच में है, आपके बीच में एक आवश्यक नोटिस है, उसको समझिए। जो आपको बीपीएससी के द्वारा, जो बीपीएससी 3.0 का जो री एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया है, री एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट हो गया है, जो 10/6/2024 से लेकर 12/6/2024 इसका 3 पॉइंट का एग्जाम आपको स्टार्ट होने जा रही है। तो जो आपके पास मात्र 50 दिन आपके पास है, और चाहेंगे तो 50 दिन आपके लिए रामबन और फास्ट रिवीजन आप करिए और घर पे कम से कम 7 से 8 घंटा आप सेल्फ स्टडी करिए। 7 से 8 घंटा आप सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप बीपीएससी 3.0 का अगर एग्जाम देना चाहते हैं, अपने जीवन में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, खुद से आप अध्ययन करने का कोशिश ज्यादा करिए, तो आपके रिजल्ट निश्चित होगा। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप रूम को एक कैमरा की तरह, कमरा में एक ऐसे बंद कर लीजिए, रूम में ऐसे बंद हो जाइए कि आपको 51वां दिन सिर्फ एग्जाम के लिए निकलना है। ऐसे करना है कि आप समझिए कि कुछ दिन के लिए आप बंद हो जाइए, लेकिन हमारे इस जीवन में कुछ नहीं है, किताब सिवा कुछ नहीं है। अगर जिंदगी को बदलना है तो किताब से प्रेम करिए। किताब आपको जिंदगी बदल सकती है, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। इसीलिए आप किताब के साथ रहिए, आप जुड़िए, सक्सेस पॉइंट आपके लिए निश्चित सफलता दिलाएगा। अगर शिक्षक बनना है, शिक्षक में अगर चाहते कि हमें सपना पूरा करना शिक्षक बन के, तब सफलता पूर्वक आप सक्सेस पॉइंट में आइए। निश्चित रूप से आपको हम सक्सेस बनाएंगे तो बनाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए फिर आपको लेकर आ रहे हैं नई वीडियो, आपको मैथ शिक्षण के बीच सुबह 5 बजे से आपको बीपीएससी 3.0 री एग्जाम की 50 क्वेश्चन के साथ आपके बीच में इतिहास लेकर आ रहे हैं। सुबह 5 बजे सभी को भूलना नहीं, निश्चित रूप से देखना। आप सभी विद्यार्थी मैथ शिक्षण ये देखेंगे और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। सीटेट जुलाई में निश्चित ही सफलता दिलाएंगे, ये सक्सेस पॉइंट का निश्चित रहता है। आप सभी देखते रहें। यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।